लैंड देख, ये वाला जो एक्ट है ना उसमें बताया गया कि कौन कौन से लैंड एग्जेम्प्टेड है सीलिंग लिमिट से। सीलिंग लिमिट वही होता है कि इतना पर्टिकुलर लैंड मतलब कोई इंडिविजुअल या फैमिली एक्वायर कर सकता है और होल्ड कर सकता है, ठीक है। जितने सारे जो दिए गए हैं वो सब ये सीलिंग लिमिट से एक्सक्लूडेड है। जैसे कि लोकल अथॉरिटी यूनिवर्सिटी की लैंड जो होती है, जो कि ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी यूनिवर्सिटी की होती है, स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ विद इन द स्टेट, ठीक है। ये सब जो ज़मीनें होती हैं जो ओन करती है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो एग्जेम्प्टेड है। दूसरा है गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, जो लैंड ओन करती है या कंट्रोल्ड बाय या मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, साथ में ओन कर सकते हैं जॉइंटली या अलग अलग सिंगली ओन कर सकते हैं। ऐसी ज़मीनों के ऊपर भी एग्जम्पशन लगा हुआ है, इसमें सीलिंग वाला लिमिट अप्लाई नहीं करेगा। फिर रिलीजियस ट्रस्ट एंड वक्फ लैंड ओन बाय द ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट एंड वक्फ फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए जो भी ट्रस्ट या वक्फ होता है उसके ऊपर भी ये सीलिंग लिमिट अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। अब कंडीशंस बता दिए कैसे कैसे वक्फ या ट्रस्ट पे ये अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जो वक्फ या ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड हुए हैं 1 जनवरी 1971 को या फिर उससे पहले, तो उस पे ये अप्लाई करेगी, ठीक है। फिर लैंड्स इनकम एंटायरली यूज फॉर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी या वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब जो भी इसमें इनकम कमाया जा रहा है ऐसे ज़मीन पे वो खाली बस ट्रस्ट या वक्फ के पर्पस के लिए ही काम आती है, तो हम लोग उसको मानेंगे कि एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसके बाद लैंड बिलोंगिंग टू ट्रस्ट या वक्फ ऑन द अपॉइंटमेंट डेट, मतलब वही है कि उस टाइम पे ये जो अपॉइंटमेंट डेट है, अपॉइंटमेंट डेट ना एक तरह से एक फिक्स डेट है, मतलब मेरे को उतना एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हर जगह अपॉइंटमेंट डेट के बारे में बात किया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी अप्लाई करेगा। फिर भूदान योजना बोर्ड लैंड, जो भूदान योजना बोर्ड लैंड करके एक बोर्ड है, उसमें अगर दिया गया है लैंड को होल्ड कर रहा है ऐसा कोई बोर्ड जो ज़मीन को, जो छत्तीसगढ़ भूदान योजना अधिनियम 1968 के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो वो उस पर भी मतलब एग्जेम्प्टेड लैंड है ये लैंड भी, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक और एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1960, उसके ऊपर भी ये अप्लाई करेगा। फिर जो बैंक्स होते हैं जो कि ओन्ड लैंड जो ओन करते हैं बैंक्स, कौन से बैंक्स, तो बैंक कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड हैं इसमें डिफाइंड है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सब्सिडरी बैंक या फिर करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक इस्टेब्लिश्ड अंडर वेरियस एक्ट, कोई एक्ट के द्वारा बनाया गया ऐसा कोई बैंक होगा, तो वो सब जितने भी बैंक यहाँ पे दिए गए हैं उसके ऊपर भी एग्जम्पशन लगा हुआ है। फिर एग्रीकल्चरल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, ये इसमें बैंक के अंदर ही में ये आएगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट होगी। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि जो भी लैंड ओन करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर भी एग्जम्पशन लगा हुआ है। फिर है हमारा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, लैंड स्पेशली एग्जेम्प्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय पब्लिक पर्पस थ्रू नोटिफिकेशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई नोटिफाई करती है किसी भी लैंड को कि वो पब्लिक यूज़ के लिए हम लोग उसको रिजर्व कर रहे हैं, तो वैसे ज़मीन पे भी एग्जम्पशन लग जाएगा, उस पर भी सीलिंग वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग सरप्लस लैंड पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में दिया गया है सरप्लस लैंड। ये ना चैप्टर्स के बारे में ना नहीं दिया हुआ है क्योंकि उसमें बेयर एक्ट जो हम लोग निकाले थे ना उसमें चैप्टर्स नहीं दिया गया, ये चैप्टर ना वो वीडियो एक्ट थी उसके में बताई है वो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ना हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, डिटरमाइन कैसे किया जाता है और एक्विजिशन, मतलब ये मेन हेडिंग है, अपन सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डिटरमाइन कैसे होगा सरप्लस लैंड और एक्वायर कैसे करेंगे सरप्लस लैंड, मतलब एक्विजिशन कैसे होगा, ठीक है। अब सरप्लस लैंड होता क्या है, तो सरप्लस लैंड एक पोर्शन है एग्रीकल्चरल लैंड का जो कि इंडिविजुअल भी ओन कर सकता है या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स ओन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम सीलिंग लिमिट से एक्सीड हो जाती है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है सीलिंग एक्ट में, छत्तीसगढ़ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट के। अगर सीलिंग लिमिट से एक्सीड हो जाती है कोई लैंड, तो हम लोग को जो कि ओन्ड बाय लैंड कौन सी होगी, एग्रीकल्चर होगी, जो कि ओन होगी फैमिली मेम्बर्स, फैमिली के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है। इस ऐसे पोर्शन ऑफ लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस लैंड बोलते हैं, ठीक। इस सेक्शन 7 बात करते हैं कि कितने एक्सटेंट तक हम लोग मतलब कोई व्यक्ति या फिर फैमिली सरप्लस लैंड को होल्ड कर सकता है,
ठीक है। जनरल रूल यही है कि कोई भी पर्सन है ना वो मतलब ज़्यादा स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर मतलब नहीं होल्ड कर सकता। अगर होल्ड करता है तो वो हो जाता है सरप्लस लैंड। कब कर सकता है? एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड लैंड। ठीक है, एग्जेम्प्टेड लैंड रहेगा तो वो एक्सीड कर सकता है, अगर नहीं रहेगा तो फिर वही एक्सीडिंग लिमिट जो होगी ना सरप्लस लैंड के अंदर में फॉल करेगी। ठीक है। अब होल्डिंग लिमिट क्या क्या है, तो ए में दिया है हमारा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जो कि फैमिली का पार्ट नहीं है, कोई इंडिविजुअल जिसकी कोई फैमिली नहीं है, वो कितना लैंड को ओन कर सकता है। ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि लैंड विथ एश्योर्ड इरिगेशन ऑफ ट्रू क्रॉप्स, मतलब जो उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है ज़मीन की वो 2 क्रॉप तक की है, उसमें मैक्सिमम 10 एकड़ तक का वो ज़मीन को होल्ड कर सकता है। ठीक है। फिर लैंड विथ एश्योर्ड इरिगेशन ऑफ 1 क्रॉप, अगर एक क्रॉप की कैपेसिटी रहेगी तो वो 15 एकड़ तक एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है। और ड्राई लैंड मतलब वो इरिगेशन हो ही नहीं सकता, मतलब सूखा बंजर ज़मीन है तो 30 एकड़ तक उसको होल्ड कर सकता है कोई इंडिविजुअल व्यक्ति। ठीक है। अगर जो फैमिली है, फैमिली अप टू 5 मेंबर, 5 मेंबर तक की फैमिली होगी तो जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी एश्योर्ड इरिगेशन कैपेसिटी वाली जो लैंड होती है वो 2 क्रॉप्स तक होती है अगर, तो 18 एकड़ तक होल्ड कर सकता है। एक क्रॉप की रहेगी तो फिर 27 एकड़ तक होल्ड करेगा, और ड्राई लैंड की रहेगी तो 54 एकड़ तक होल्ड कर सकता है। ठीक है। अब कोई फैमिली है जिसमें 5 मेंबर से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो उसकी जो इरिगेशन कैपेसिटी कितनी है, 2 क्रॉप की है। ठीक है। उसमें मैक्सिमम 18 तक उन लोग कर सकते हैं। ठीक है। प्लस 3 एकड़ इंडिविजुअली एक एक मेंबर के में ऐड कर लो, मतलब 5 लोग हैं तो 5 लोग में मतलब 5 लोग इंडिविजुअली 3-3 ऐसे करके 3-3 एकड़ रख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें अप टू मतलब मैक्सिमम लिमिट इसमें क्या बता दी, 3-3 करते कितना कर सकते हैं, 36 एकड़ तक हम लोग एक्सटेंड करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि अगर एक क्रॉप की कैपेसिटी है इरिगेशन कैपेसिटी तो 27 मैक्सिमम है, 27 + 4.5 पर इंडिविजुअल्स, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 54 एकड़ तक जा सकता है। फिर ड्राई लैंड वाली चीज़ है, 54 मैक्सिमम उसकी लिमिट है, और 9 एकड़ पर इंडिविजुअल्स, तो मैक्सिमम 108 तक जा सकता है। ठीक। अब बोलते हैं ज़मीन तो ले लेंगे, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट बता दी, इस लिमिट के आगे जाओगे तो सरप्लस लैंड हो जाएगा, फिर सरप्लस लैंड को हम रख लेंगे। ठीक है। अब ज़मीन तो ले लोगे, लेके जाएगी कहाँ वो, तो बोलते हैं कि ये जो जितने भी सरप्लस लैंड डिक्लेयर किए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसको, स्टेट को। ठीक है। और उसके बाद ये ट्रांसफ़र ना एब्सोल्यूट होगा और इसमें कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी स्टैंडिंग क्रॉप है, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, खेती लगी हुई है, ठीक है, कोई ऑलरेडी क्रॉप लगा हुआ है सरप्लस लैंड के ऊपर, तो वो जब हार्वेस्ट हो जाएगा, जब काट लेंगे उस जो खेती को, उसके बाद से ये ट्रांसफ़र हैपन हो जाएगा, मतलब उसको जो इंडिविजुअल लगा के रखा है सरप्लस लैंड में उसको मतलब रखने का अधिकार होगा अपना, जो भी वो उपजाऊ किया है उसमें। ठीक है। फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ द वेस्टिंग मतलब दे देना, स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई है ये चीज़, तो फिर अगर चला जाता है, वेस्टिंग हो जाती तो क्या होगा, जो राइट्स एंड इंटरेस्ट है उस सरप्लस लैंड के वो सीज हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। फ्रॉम द वेस्टिंग डेट द ओरिजिनल लैंड, वेस्टिंग मतलब दे देते हैं ना, वेस्टेड है मतलब उसके ऊपर चले जाती, उसका हो जाता है, इस टाइप का मीनिंग है, समझा। फॉर वेस्टिंग डेट मतलब वो जो भी डेट के जो डेट में जो लिए हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई है, जो जिस तारीख पे, उस तारीख से जो ओरिजिनल लैंड ओनर होल्डर है वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता थ्रू देम ऑफ एनी, मतलब वही है कि कोई भी क्लेमिंग का, हाँ, क्लेमिंग राइट्स वगैरह उसकी ख़त्म हो जाती है रिलेटेड टू राइट्स, टाइटल या इंटरेस्ट के उस सरप्लस लैंड के ऊपर। ठीक है। फिर अनपेड ड्यू स्टिल पेएबल, हाँ, अब कुछ उसमें से रेवेन्यू टैक्स वगैरह जो बचता है उस ज़मीन के ऊपर उसको देना उसको बनता है। ठीक है। उसको देना पड़ेगा, वो चीज़ उसको पे करनी पड़ेगी बिफोर वेस्टिंग डेट, और स्टिल बी पेड टू बाय द ओरिजिनल लैंड ओनर। ठीक है, लैंड होल्डर। फिर है हमारा दीज ड्यूज कैन बी, एक सेकेंड, हाँ, दीज ड्यूज कैन बी रिकवर्ड बाय डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द कंपनसेशन मनी। अच्छा, हाँ, देखिए से ना, अब ज़मीन तो ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोसेस ये है कि एक्स्ट्रा ज़मीन हो जाती है तो उसको दे देते हैं सरकार, मतलब वही है कि ले लेती सरकार अपनी। ठीक है। और उसके बाद फिर उसको बोलती कि तुमको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तुम्हारी लाइबिलिटी बताती ना। अब जैसे ज़मीन को रख ली है तो उसका कंपनसेशन तो देगी ना, उसकी ज़मीन ले ली है, तो ये बोल रहा है कि अगर कोई ड्यूज़ है, माने टैक्स उसको देना था, जो
जो लैंड होल्डर है उसको टैक्स देना है और सरकार को कंपनसेशन देना है, तो फुटूस कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों को देना है तो वो क्या काम करेगा कि काम करते हैं कि कंपनसेशन जो सरकार उसको देने वाली थी ना, उसी में से वो जो भी ड्यूज है उसको डिडक्ट कर लेगा। समझ आया? समझ आया नहीं है बोल? नहीं है। नहीं आया। देख आगे पढ़ेगा, चल नहीं, ये वाला पॉइंट आगे पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा। देख, जो सरकार जमीन ली, ठीक है, सरप्लस लैंड हो गया, जमीन ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब जमीन ज़्यादा हो गई तो अब क्या बोलते हैं, सरकार उसको ले लेगी। जनरल रूल है कि सरकार रख लेगी उसको। ठीक, अब रख लेगी तो कंपनसेशन तो देगी ना, कि हाँ जमीन तुम्हारा लेगी तो कुछ कंपनसेशन देगी। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती कंपनसेशन देने की। ठीक है, और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है उसमें टैक्स देने की। तो दोनों एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं एक तरह से। सरकार को कंपनसेशन दे रही है उसकी ज़मीन का, और उस ज़मीन के ऊपर टैक्स का वह पैसा दे रहा है। तो वो बोल रहा है कि कोई भी ड्यूज़ है अगर जो देने वाला था, मतलब जो लैंड ओनर है, वो कुछ भी मतलब टैक्स वगैरह बचा हुआ था वो सरकार को देने वाला था, तो वो कंपनसेशन से डिडक्ट कर लेगा। मतलब उसको उधर देना था, इसको उधर देना था। अब समझा? तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी। हाँ, सेट ऑफ टाइप का, हाँ हाँ हाँ, बस यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है बाय डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द कंपनसेशन ऑफ मनी पेएबल टू दी सच होल्डर अंडर दिस एक्ट। आगे आएगा। बेयरर लैंग्वेज क्या है? अरे बेयर एक्ट खोलना पड़ेगा ना, छोड़ मार गोली। मैं तो है ही नहीं मेरा फोटो। तेरे पास बेयर एक्ट नहीं है? एक सेकंड फोटो में देखता हूँ। मेरे को भेजा था ना तू। अच्छा वो पीडीएफ हम्म, भूल गया था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, उसको पढ़ लेंगे बाद में, फिर अभी पीडीएफ खोलना पड़ेगा। फिर 13 का ए बात करता है होल्डर्स लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू द फॉर द प्रॉफिट ऑफ सरप्लस लैंड। ठीक है, फिर जैसे कि कंपनसेशन टू एनी प्रॉफिट, ठीक है, ये बोल रहा है कि देखो सरप्लस लैंड जो है वो पहले तो तुमको रखने का अधिकार नहीं है सरप्लस लैंड को। ठीक है, अगर तुम रख लेते हो, ठीक है, तो रख लेते हो तो उसमें जो भी प्रॉफिट कमाते हो ना उसको तुमको सरकार को देनी पड़ेगी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। इफ अ लैंड इज टेकन ओवर बाय द स्टेट अंडर सेक्शन 12, the landowner may pay compensation to the state government. This payment must be follow the rules and principles set by the state government. एंड ये जो मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि तुम अगर प्रॉफिट कमाओगे उस ज़मीन के ऊपर से जो सरप्लस लैंड है, तुमको उसकी प्रॉफिट अर्न जो है वो देना पड़ेगा सरकार को अपॉइंटमेंट डेट से के बाद, ऐसा करके बोल रहा है। खोल ले पीडीएफ, खोल ले एक बार, तुमको अंदाजा मिलेगा। ठीक है, 13 का ए। ठीक है, फिर डीमार्केशन। ठीक है, मतलब अब उसका वो मार्क तो करेगा ना अगर लेगा उसको, तो डीमार्केशन ऑफ लैंड लैंड असेसमेंट व्हेन एनी लैंड इज टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 12, द सब डिविजनल ऑफिसर क्या करेगा, मार्क करेगा बाउंड्रीज को एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 198 का 5 ऑफ CGLRC, और डिटरमाइन करेगा लैंड रेवेन्यू ऑफ एनी पोर्शन जो कि रिमेन्स विद दी। अच्छा हाँ, जमीन का देख, सरप्लस लैंड को हटा देंगे तो कुछ जमीन उसकी बचेगी। पढ़ पढ़। मैं ना इसको आज पढ़ता हूँ, तू कल समझाना। ठीक है, मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा है।